पंजाब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और मुस्लिम लीग काफ ने जीत लिया है। भाई यही चीजें घूम रही हैं कि अदालत के इख्तियारात कम कर दिए जाएं, जो असल काम हुकूमत का है वो कर नहीं पा रही है। तो बिल्कुल ऐसा लगता है कि जैसे पाकिस्तान में इकोनॉमी किसी के लिए भी अहम नहीं है। ये लगे हुए अपनी हुकूमत बचाने में, ये लगे हुए गवर्नर राज लगाने में। बलूचिस्तान है, पंजाब का ये पूरा इलाका जनूबी का, वो डूब रहा है। कौन देख रहा है? जिसको शोबाजी उनका लफ्ज उनके लिए इस्तेमाल किया जाता था, वो ये भी करने के काबिल नहीं रहे। लेकिन हुकूमतें कोशिश कर रही है कि हमारा इक़्तिदार किस तरह से बच सकता है। हुकूमत कहाँ नजर आ रही है सर? वफाकी हुकूमत बलूचिस्तान डूब रहा है, डॉलर है वो राइज कर रहा है, इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटरी में मौजूद है और वहीं तक महदूद है। ये अपने मफादात की खातिर पूरे मुल्क के मफाद को दाव पर लगा रहे हैं। जितना कारोबारी तबका है वो परेशान है। उन जरदारी साहब ने कामयाबी से नून लीग को 2 हिस्सों में तकसीम कर दिया। उनका एजेंडा बिलावल जरदारी को वजीर आजम बनाना है। नून का भट्ठा बैठाएंगे तो बिलावल वजीर आजम बनेगा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलामु अलैकुम। द स्पेशल रिपोर्ट विद मुदस्सर इकबाल के साथ हाजिर खिदमत हैं। नाज़रीन, इस वक्त पंजाब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और मुस्लिम लीग काफ ने जीत लिया है। वज़ारत आला पर परवेज़ इलाही आ गए हैं और मरकज़ में इस वक्त जितने भी मामलात हो रहे हैं वो किसी तरह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और मुस्लिम लीग काफ की मुश्तरका हुकूमत का खात्मा है। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने भी अब टास्क ये शुरू कर दिया है कि मरकज़ में किसी तरह से असम्बलियाँ तोड़ी जाएँ, आम इंतखाबात की तरफ मामलात लाए जाएँ। आसिफ जरदारी कह रहे हैं कि तमाम लोग जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इस्तीफ़े दे चुके हैं उनके इस्तीफ़े भी मंजूर कर लिए जाएँ। इस वक्त जो है वो मामलात मज़ीद पेचीदा हो रहे हैं। लेकिन इस सारे अमल में जो सबसे अहम पॉइंट है वो पाकिस्तान की मुआशी सूरत हाल है, जिसकी जानिब शायद हुक्मरान अपने इक़्तिदार बचाने की वजह से तवज्जो नहीं दे पा रहे हैं। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं सैयद अमीर अब्बास साहब, सीनियर एंकर पर्सन तजज़ियाकार, उनके शुक्रिया अदा करते हैं। और हमें फैसल अजीज़ खान साहब ने भी ज्वाइन किया है, सीनियर एंकर पर्सन और तजज़ियाकार हैं, चीफ न्यूज़ ऑफिसर बोल। फैसल साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। फैसल साहब आपसे आगाज़ करते हैं। ये मामला है कि इस वक्त जो सबसे पहले बार बार ये बात की जा रही है कि हुकूमत के हवाले से तो डॉलर महंगा हो रहा है, इकॉनमी जिस सिचुएशन में जा रही है, लेकिन फैसल साहब इस वक्त इक़्तिदार पंजाब का गिरा दिया जाए, अपना इक़्तिदार बचा लिया जाए। भाई यही चीज़ें घूम रही हैं कि अदालत के इख्तियारात कम कर दिए जाएँ, इसको पकड़ लिया जाए, जो असल काम हुकूमत का है वो कर नहीं पा रही है या हो नहीं पा रहा उनसे। मुदस्सिर, ये पाकिस्तान का सबसे बड़ा सवाल है जो आपने आज पूछा है। मेरे ख्याल है ये रोजाना पूछने की जरूरत है और रोजाना इसके ऊपर काम होने की जरूरत है। बिल्कुल ऐसा लगता है कि जैसे पाकिस्तान में इकोनॉमी किसी के लिए भी अहम नहीं है, किसी इदारे के लिए, किसी सियासी जमात के लिए, किसी सियासी रहनुमा के लिए शायद ये अहम चीज ही नहीं है। ये इसको नजरअंदाज कर दिया जाए। वजीर आजम नजरअंदाज कर रहे हैं, उनकी काबीना नजरअंदाज कर रही है, बहुत सारे इदारे नजरअंदाज कर रहे हैं। इस चीज को जितनी प्रायोरिटी देनी चाहिए थी वो हुकूमत नहीं दे सकी है। महंगाई का आलम, अभी आपने डॉलर का जिक्र किया, मैं तो अब तो जीत हो गई, इमरान खान साहब की जीत हो गई, बड़ी विन है, बड़ी मेहनत की, 100 दिन के अंदर उन्होंने पासा पलट दिया। लेकिन 100 दिन के अंदर पाकिस्तानी इकोनॉमी का भी पासा पलट गया है। पाकिस्तान हर जगह पे बहुत मुश्किल सूरत हाल के अंदर खड़ा हुआ है। अक्टूबर में पाकिस्तान के पास गैस नहीं होगी, पाकिस्तान के पास पैसा नहीं है गैस खरीदने का। इस विंटर में पाकिस्तानी लोग सर्दी से मरेंगे। ये हिकमत अमली हुकूमत नहीं बना रही है। दुनिया के अंदर गैस की डील्स हो चुकी हैं, पाकिस्तान ने डील्स नहीं की। पाकिस्तान फ्यूल के मामले के अंदर पीछे रह गया है। पाकिस्तान खुराक के मामले में गंदम पाकिस्तान के पास नहीं होगी। हमारे यहाँ लोग भूखे मरेंगे। ये सूरत हाल है। ये लगे हुए अपनी हुकूमत बचाने में, ये लगे हुए गवर्नर राज लगाने में, ये लगे हुए इस्तीफे मंजूर करने में, ये लगे हुए थ्रेट करने में। हुकूमत का एटीट्यूड जो है, हम हुकूमत के अंदर डायलॉग वाले प्रोसेस के अंदर नहीं आ सके। हम हुकूमत को लेके चल रहे हैं सिर्फ और सिर्फ अपने केसेस खत्म करने में, अपने मामलात को सुलझाने में, अपने मामलात को ठीक करने में, अपने इस बेढंग की हुकूमत को प्रोलॉन्ग करने में। ये हुकूमत पाकिस्तान को एक ऐसे नहज पर लाकर खड़ी कर रही है कि सितंबर, अक्टूबर, नवंबर ना हमारे पास सर्दियों में गैस होगी, ना हमारे पास डीजल पेट्रोल होगा, ना हमारे पास गंदम होगी। लोग बुरी तरह निकल रहे होंगे और ये इमरान खान भी किस तरह 2 सूबों को चला सकेंगे। तो पाकिस्तान इस वक्त बहुत बुरे हाल के अंदर है। कोई डॉलर को नहीं देख रहा।
स्टेट बैंक के गवर्नर नहीं है, स्टेट बैंक के डिप्टी गवर्नर वो इस्तेहकाम को पावर इस्तेमाल नहीं कर पा रहे, तो आप जो है एक तरफ कोई बड़ा डिसीजन नहीं ले रहे हैं, बिजनेस कम्युनिटी के साथ नहीं बैठ रहे हैं, एक्सपोर्टर रो रहा है, एक्सपोर्टर बाहर भाग रहा है, एक्सपोर्टर टर्की भाग रहा है, वो बांग्लादेश भाग रहा है, जो फैसलाबाद की इंडस्ट्री है, कराची की इंडस्ट्री है, वो रिलोकेट हो रही है। कोई नहीं देख रहा, कोई भी नहीं जिनका काम है फैसल साहब वो देखने का, वो शायद देखना चाह ही नहीं रहे हैं, क्योंकि इस वक्त सारी जंग इक्तदार में अमीर अब्बास साहब वो है, और इस इक्तदार की जंग में ये तो मामला है कि मईशत दिसंबर तक, नवंबर तक क्या सूरत इख्तियार करेगी। इस वक्त जो लाशें बलूचिस्तान में निकाली जा रही हैं, आज हम प्रोग्राम के अगले हिस्से में बात भी करेंगे, वहाँ भी कोई हल नहीं है। बाप मईशत तो दूर की जहाँ के मामलात होने चाहिए, अमीर अब्बास सोचा भी नहीं जा रहा है। क्या वजह है? वो डेरा गाजी खान से लेकर तो वहाँ लसबेला तक पूरा जो बलूचिस्तान है, पंजाब का या पूरा इलाका जनूबी का, वो डूब रहा है। कौन देख रहा है, कौन सोच रहा है पाकिस्तानियों के लिए? दरअसल ये तो मैं समझता हूँ कि इंतहाई क्रिमिनल नेग्लिजेंस है, ये नेग्लिजेंस नहीं, ये क्रिमिनल नेग्लिजेंस है। मीडिया भी इस इशू को हाईलाइट नहीं कर रहा, और पंजाब हुकूमत तो खैर वैसे ही एक अरसे से मुअत्तल पड़ी हुई थी, और जो मरकजी हुकूमत है, शहबाज शरीफ साहब, वो भी इस मामले का खास नोटिस नहीं ले रहे हैं। हालांकि एक जमाना था जब वो लॉन्ग बूट पहनकर निकल जाया करते थे, लेकिन अब तो वो कम से कम वो जो जिसको शोबाजी का लफ्ज के लिए इस्तेमाल किया जाता था, वो ये भी करने के काबिल नहीं रहे हैं। आप देख लें, शुमारी वज़ीरिस्तान में टारगेट किलिंग हो रही है, कोयटा में लोग धरना देकर बैठे हैं मिसिंग पर्सन्स के हवाले से, पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में सैकड़ों देहात सैलाब बुर्द हो चुके हैं। इसके अलावा जो बाकी मसाइल हैं रोजमर्रा के अपनी जगह पे, लेकिन हुकूमतें कोशिश कर रही हैं कि हमारा इक़्तिदार किस तरह से बच सकता है, और वो इक़्तिदार बचाने के लिए जोड़ तोड़, साजिशें, बहादुराई, टकराव, उसके साथ छेड़खानी, इसके साथ छेड़खानी, अब सुप्रीम कोर्ट के साथ पंगा ले लिया है। सो फोकस सिर्फ और सिर्फ इक़्तिदार है। जो इश्यूज हैं पब्लिक के, और खासतौर पर जो 3 इशूज मैंने आपके सामने रखी, ये जो तो अभी चल रहे हैं सरे दस्त पिछले चंद दिनों से जो सूरत हाल है, ये किसी हुकूमत की कोई तरजीह नहीं। अच्छा, तो अमीर अब्बास, अब तो अदालती इस्लाहात के लिए पार्लिमानी कमेटी तक कायम गई है, और जो है वो कह रहे हैं कि करारदाद उसकी मंजूर हुई है। अदालत के इख्तियारात को रेगुलेट करने के हवाले से कल बाकायदा तौर पर भी ये बात कर दी गई। तो अब वो चाह रहे हैं कि तमाम इदारे जो हैं उसका कंट्रोल आ जाए किसी न किसी तरह से सियासतदानों के पास, हुक्मरानों के पास, कि फिर जो कुछ चाहेंगे वो फैसले ले लिए जाएं। इस किस्म के जो फैसले हैं वो फिर किस जानिब इस रियासत को, इस मुल्क को ले जाएं? देखिए मुदस्सिर, इस मुल्क में कई नस्लें जैसे जूती का तलवा घिसता है, वो अदालतों की राहदारियों में घिस जाती है। आप कराची में हैं, मैं इस्लामाबाद में हूँ, फैसल साहब, हम में से कोई पाकिस्तान की किसी सिविल कोर्ट में कोई केस दाखिल करे, सिविल कोर्ट से केस को निकलते 2.5 से 3 साल लगे, सिविल कोर्ट से। जी, उसके बाद फिर सेशन कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट। तो आप जितना जल्दी भी इंसाफ लेने की कोशिश करें, आपको आज भी 7 से 8 से 10 साल इंसाफ लेते लग जाएंगे। उसमें भी आपको कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा बहुत सारी जगहों। आपका जो सिविल प्रोसीजर कोड है, जो क्रिमिनल प्रोसीजर कोड है, जो पुलिसिंग है, वो आज से 200 साल पुराना अंग्रेज का दिया हुआ निज़ाम। सही। अच्छा, पार्लियामेंट को अमीर अब्बास हमारे साथ ही रहेगा इस वक्त जो है सही। इस वक्त शाह महमूद कुरैशी साहब जो हैं वो इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे इस पर गुफ्तगू करते हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वाइस चेयरमैन, बहुत शुक्रिया शाह साहब आपके वक्त का। इस वक्त जो मुल्क की सिचुएशन है, हुकूमत कहाँ नज़र आ रही है? सर, वफाकी हुकूमत, बलूचिस्तान डूब रहा है और डॉलर है वो राइज कर रहा है, और पता ही नहीं है कि हुकूमत कहाँ है, किधर है? सर, कोई आपको मालूम हो रहा है वफाकी हुकूमत का? मौजूद है, इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटरी में मौजूद है, और वहीं तक महदूद है। मौजूद भी वहीं है और महदूद भी वहीं है। तो देखिए, ना पंजाब में आज उनका वजूद है, ना खैबर पख्तूनख्वा में, ना आज़ाद कश्मीर में, ना गिलगित बल्तिस्तान में, ना अपना बलूचिस्तान में। ये क्या कर रहे हैं? ये अपने मफादात की खातिर पूरे मुल्क के मफाद को दाव पर लगा रहे हैं। मईशत का आलम देखें, डॉलर की कैफियत देखें क्या हो रही है। इस वक्त जितना कारोबारी तबका है वो परेशान है, उनके एलसी नहीं खुल रहे।
बेसिक अद्वियात मार्केट से गायब हो रही हैं क्योंकि रॉ मटेरियल वो इंपोर्ट नहीं कर पा रहे, और हुकूमत जो है स्टेट बैंक का गवर्नर नामजद नहीं कर पा रही। कैबिनेट मीटिंग में समरी जो है उसको विड्रॉ कर लिया जाता है। जो मेंबर्स हैं ऑफ द स्टेट बैंक वो उनसे तैनात नहीं हो रहे। ये बड़ी संगीन सूरत हाल है। इन्हें अपनी जात और मफादात से बड़ा होकर मुल्क का सोचना है। तो शाह साहब, इस वक्त तो ये भी अब बात हो रही है, यही कौमी असम्बली जहां पर इस्तीफे दिए गए और वहां पर अब कहा जा रहा है, जरदारी साहब कहते हैं फौरी तौर पर इस्तीफे मंजूर कर लिए जाएं। ये आपके इस्तीफे मंजूर करने का मामला आप तो दे चुके, लेकिन नून लीग के बारे में स्पीकर साहब ने कहा कि वो नहीं करना चाह रही इस्तीफे मंजूर। ये क्या गेम है सर? आप तो इस्तीफे दे चुके थे। देखिए, जरदारी साहब का अपना एजेंडा है और वो अपने एजेंडे के मुताबिक चल रहे हैं, और आपने देखा उस एजेंडे के तहत उन्होंने नून को तकसीम कर दिया है। नवाज शरीफ साहब इलेक्शंस के हामी हैं और शहबाज शरीफ को इन्होंने जकड़ के रख दिया है, अपनी कैद में ले आए हैं, क्योंकि उनके पास अगर उनके पीपल्स पार्टी के वोट ना हो तो उनकी वहां अक्सरियत नहीं रहती। तो इन्होंने अमली तौर पर नून लीग की सफों में बेहद परेशानी है। आधे कहते हैं हम इंतखाबात की तरफ जाना चाहिए, मजीद हमारा अवाम में मकबूलियत गिर रही है। आधे समझते हैं कि हमें नहीं, हमें चिपका रहना चाहिए। तो जो इस वक्त कलमदान संभाले हुए हैं, जो किसी मनसब पे हैं, वो इलेक्शन नहीं चाहते। जो आम वर्कर है और जो दूसरा मेंबर है वो समझता है कि दिन ब दिन उनका मकबूलियत का ग्राफ गिर रहा है। तो जरदारी साहब ने कामयाबी से नून लीग को दो हिस्सों में, दो सोचों में तकसीम कर दिया। क्योंकि उनका एजेंडा क्या है? देखिए, उनका एजेंडा शहबाज शरीफ नहीं है, उनका एजेंडा हमजा शहबाज नहीं है, उनका एजेंडा बिलावल जरदारी को वजीर आजम बनाना है। अगर बिलावल को वजीर आजम बनाना चाहते हैं, नून का भट्ठा बैठाएंगे तो बिलावल वजीर आजम बनेगा। सही। तो सर, आपका क्या फिर प्लान है? अभी ये भी आ रहा है कि हुकूमत की इत्तेहादी जमातियों के साथ को परवेज खटक साहब को कुछ टास्क दिया गया है, बातचीत हो कि इलेक्शन की जानिब जाया जाए, असम्बली जो है वो वजीर आजम डिसॉल्व करें, ऐसे कुछ प्लान कर रही है पीटीआई भी? देखिए, वजीर आजम को खुद सोचना है कि मुल्क की जरूरियात और तकाजे क्या है, उनको सोचना चाहिए। उन्हें इस्लामाबाद के खोल से बाहर निकलकर देखना चाहिए कि मुल्क में क्या हो रहा है, बलूचिस्तान की क्या कैफियत है, डेरा गाजी खान की फ्लड की क्या सिचुएशन है, क्या उनको नजर नहीं आ रहा? डॉलर की क्या पोजीशन है, स्टॉक मार्केट की क्या पोजीशन है। जी अच्छा शाह साहब, एक और चीज़ जो यहाँ आप खुद वाइस चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हैं, फिर जनूबी पंजाब में जिस तरह से मैंडेट आपको मिला है वो भी एक मिसाली, अब वज़ीर आला नए नए बने हैं, तो ये अब आप भी डेरा गाजी खान और बलोचिस्तान जो पंजाब के जनूबी इलाक़े हैं उसके हवाले से भी सर लीड करें कि यहाँ मामलात को बेहतर किया जाए जो इस वक्त सैलाबी सूरत हाल है। देखिए, चौधरी परवेज इलाही साहब ने ये फरमाया है कि वो अपनी पहली फुर्सत में जनूबी पंजाब का रुख भी करेंगे, वहाँ चक्कर भी लगाएंगे। अभी तो ने कल हलफ लिया है और हलफ में भी आपने देखा कि गवर्नर साहब ने इनकार किया और फिर प्रेसिडेंट साहब को हलफ लेना पड़ा। तो वो उनको अभी स्पीकर का इलेक्शन होना है, डिप्टी स्पीकर का नो कॉन्फ्रेंस मूव हो चुका है और फिर काबीना की तश्कील होनी है। तो ये मराहिल हैं, उसमें से गुजर के यकीनन वो बाहर भी निकलेंगे और जनूबी पंजाब और फ्लड की सूरत हाल पर यकीनन उनकी निगाह है और होनी चाहिए। सही, बहुत शुक्रिया शाह साहब, हमारे साथ मौजूद थे शाह महमूद कुरैशी साहब। और इस वक्त जो सबसे ज़्यादा जिम्मेदारी पाकिस्तान में इन मसाइल के हल के हवाले से है वो बार बार वो की जा रही है कि वज़ीर आज़म साहब कहाँ हैं, लेकिन वज़ीर आज़म साहब कौमी असम्बली को बचाने की कोशिश कर रहे हैं, अपनी हुकूमत को बचाने की, लेकिन सूबाई असम्बली किधर है? ये फैसल अजीज़ साहब, ये सारी जितनी भी प्रैक्टिस असम्बली बचाने के हवाले से है, अपनी हुकूमत बचाने के हवाले से है, जरदारी साहब सबसे पेश हैं कि ये बच जाए। नवाज शरीफ साहब तो बार बार कहेंगे मैं तो पहले हक में नहीं था। तो ये जरदारी साहब के साथ साथ अब नून लीग चल रही है या शहबाज शरीफ साहब चल रहे हैं? मुदस्सिर, चंद साल पहले जरदारी साहब का एक चैनल को इंटरव्यू था जिसमें उन्होंने कहा था कि मेरा अगला हदफ नवाज शरीफ है और मैं नवाज शरीफ को थका के, हरा के एक ऐसे नहज पर ले आऊंगा जहां उनके बस में कुछ नहीं होगा।
आपने रिसेंट देखा होगा, वो वायरल हो रहा है वो। अच्छा, जरदारी साहब की जो सियासत है वो अपने और अपने साहबजादे और अपने सिंध को बचाने के लिए, मेरे हिसाब से उनकी सियासत ठीक जा रही है। वो सिंध ही को अपने काबू में रखना चाहते हैं और बिलावल को उन्होंने फॉरेन मिनिस्टर बनाया है, बिलावल को वो प्राइम मिनिस्टर बनाना चाहते हैं। सबसे बड़ी रुकावट जो दिहाइयों से उनके सामने है वो मुस्लिम लीग नून है और नवाज शरीफ है, वो शहबाज शरीफ है। जहां वो दरार डालने में कामयाब हो गए, जहां वो एक ऐसे पोजीशन पे लाके उन्होंने खड़ा कर दिया है कि मरियम का नैरेटिव बयानिया अलग है, शहबाज शरीफ साहब का अलग है, नवाज शरीफ साहब का अलग है, हमजा साहब का अलग है और उनकी जो सीनियर लीडरशिप है उनका अलग अलग है। इस सारे अलग अलग नैरेटिव में कोई एक सॉलिड मुस्लिम लीग नून का नैरेटिव नहीं है। यानी कि नवाज शरीफ साहब की बात चली नहीं रही, वो चाहते हैं हुकूमत में नहीं आओ, वो चाहते हैं इलेक्शन करवाने हैं, लेकिन उनकी बात ही नहीं मानी जा रही। शहबाज शरीफ साहब अपने ट्रैक पर है, उन्होंने अपने बेटे को जो है वजीर आला बना दिया, बेटा हट गया, जो भी हरकतें हुई, लेकिन वो कामयाब हो गए अपने बेटे को वजीर आला बनाने में, खुद प्राइम मिनिस्टर बन गए। तो ये जो मुस्लिम लीग नून के अंदर खिचड़ी है, इस खिचड़ी के अंदर जो फायदा सबसे ज्यादा उठाने वाले हैं वो जरदारी साहब है। और उन्होंने जिस मंतक के साथ उठाया, उन्होंने अपने सारे बदले पुराने 11 साल तक जरदारी साहब को कैद में रखा गया, नवाज शरीफ साहब ने रखा, उन पे तशद्दुद हुआ CIA सेंटर में, नवाज शरीफ साहब के कहने पे हुआ। ये सारी चीजों के बंदे उन्होंने प्रोटेक्ट के लिए, वो कहते हैं ना, जो सबसे बड़ा टैगलाइन है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का कि डेमोक्रेसी इज द बेस्ट रिमेन्स, तो वो एंगल जरदारी साहब ने लिया और बड़े मीठे मीठे स्टाइल से लिया और अभी तक भी उनके साथ है। मुस्लिम लीग उनको अलग नहीं कर सकती, अगर अलग करती है तो शहबाज शरीफ साहब का इक़्तिदार गिरता है। और इस सारी सूरत हाल के अंदर जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है वो बेनिफिशियरी है सारे एनवायरनमेंट के अंदर। हुकूमत भी अपना प्रॉपर तलाक चला रही है, बयानिया उनका उसी तरह कायम है जो जुल्फ़िकार अली भुट्टो का था, जो बेनज़ीर भुट्टो का था, उसी बयानिए के ऊपर इस वक्त आराम से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी चल रही है। सिंध के अंदर जो लोकल गवर्नमेंट के इंतखाबात हुए हैं उसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कैंडिडेट के सामने कोई कैंडिडेट था ही नहीं, मतलब 1100 से ज्यादा जो उम्मीदवार है उनके अनअपोज कामयाब हो गए। तो पीपल्स पार्टी जरदारी साहब अलग हिसाब से चल रहे हैं और मुस्लिम लीग को उन्होंने तहस नहस किया है। सही, मुस्लिम लीग के हवाले से तो अमीर अब्बास मामलात जो हैं वो एक बयानिया एक तरफ है, शहबाज शरीफ साहब के सारे अमल में खामोशी जो है वो बड़ी मानी खेज़ है। लेकिन अमीर अब्बास, यहाँ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तो पिछले तकरीबन 13-14 साल से उन्होंने तो अपनी पार्टी को महदूद कर लिया सिर्फ इंटीरियर सिंध तक, तो वो एक जरदारी सब पर भारी, इमरान खान पर कैसे भारी हो सकते हैं? ज़िमनी इलेक्शन बिल्कुल मुख्तलिफ रहा है, उसके बाद जीत के बाद भी इमरान खान का बयानिया जो है वो बड़ा मुख्तलिफ रहा है। तो ये जरदारी साहब के हवाले से जो कहा जाता है बड़े सियासतदान हैं, बड़े डॉक्टर हैं, बड़े प्रोफेसर हैं सियासत के, वो तो अपनी जमात को 14 साल में इंतहाई मुख्तसर सीटों तक ले आए हैं। सर अगर आप इजाजत दें तो मैं पिछली एक बात मुकम्मल कर लूं, जो आप सुप्रीम कोर्ट के जजेस की जो पावर्स को ये कर्टेल करना चाहते हैं। जी जी, देखिए आम आदमी किस तरह इंसाफ की चक्की में पिस रहा है और उसको इंसाफ नहीं मिल रहा, लेकिन हमारी पार्लियामेंट को ये तौफीक नहीं हो सकी कि वो अदालती निज़ाम में इस्लाहात करे, वो फौजदारी और दीवानी जो अदालती निज़ाम है उसमें इस्लाहात करे, वो पुलिस के निज़ाम में इस्लाहात करे। लेकिन जब पार्लियामान में बैठी हुई सियासी ताकतवर अशराफिया के मुफादात को जद पहुंची, जब इनके वेस्टेड इंटरेस्ट मुतासर हुए, तो इनको फौरी तौर पर याद आ गया कि हमें अदालती निज़ाम में इस्लाहात करने की जरूरत है। तो ये साबित करता है कि पाकिस्तान में डेमोक्रेसी नहीं बल्कि पाकिस्तान में प्लूटोक्रेसी है। और ये जो चंद सियासी ओलिगार्क्स हैं वो इस मुल्क को चला रहे हैं। ये मुल्क ना किसी आम आदमी का है, ना ये मुल्क मिडिल क्लास का है, ना लोअर क्लास का है, बल्कि शायद अपर क्लास में भी एक मखसूस तबका है जो इस मुल्क का माई बाप बना हुआ है। तो ये बहुत बड़ा जो इनके चेहरों पर नकाब पड़ा हुआ था मुनाफिकत का, जो इनके दिल में से दर्द निकलता है अवाम के लिए, लोगों को समझ जाना चाहिए कि ये कितने मुनाफिक लोग हैं और कितने बदतीनत लोग हैं और इनके अंदर अपने लिए कितना दर्द भरा हुआ है और अवाम से ये कितने मुतनफिर है, कितना फासले पर मौजूद है अवाम। बिल्कुल। अच्छा अमीर अब्बास, ये जो आपकी बात है ये तो हकीकत है। वो कहते हैं कि एक जग बीती होता है, एक हट बीती है। हमारे अपने बोल न्यूज़ के एंकर पर्सन मुरीद अब्बास का केस 2019 के जुलाई में था और आज 2022 है। वो मामला मॉडल कोर्ट में है जहाँ पर 3 माह में केस निमटना है, वहाँ 3 साल से ज़ायद जो है अरसा वो गुजर चुका है, वो नहीं हुआ। और हमें एक ब्रेक की जानिब अब बढ़ना है। ब्रेक के बाद वापस आएंगे, कुछ बात करेंगे कि इस वक्त डॉलर जो है वो और IMF के साथ मामलात हुकूमत कर क्यों नहीं पा रही है। ब्रेक लेते हैं।
पाकिस्तान में इस वक्त इकॉनमी की जो सिचुएशन है वो क्यों इतनी मुश्किलात में हो रही है। लेकिन एक और ख़बर हमारे नुमाइंदे उमर हयात जो हमारे इकनॉमिक रिपोर्टर हैं इस्लामाबाद में, उनके पास भी है कि जो सेनेट की कमेटी है ख़जाना की, उसमें कुछ अपने इत्तेहादियों ने कुछ ऐसी खबरें भी ब्रेक की हैं जो काफ़ी शुबा। मैं चाहूँगा उमर, क्या मामलात, क्या बातचीत हुई है इस कमेटी में? जी मुदस्सिर, बहुत बहुत शुक्रिया। और सेनेट की जो कायमा कमेटी बराए ख़जाना का जो इजलास है वो आज हुआ और इसमें हुकूमती इत्तेहादी जमात के 2 अरकान ने काफ़ी होशरबा इंकशाफात किए। उनमें एक सेनेटर दिनेश कुमार और एक सेनेटर अनवारुल हक जो जिनका ताल्लुक बलूचिस्तान अवामी पार्टी से है। और उन्होंने जो सेनेटर अनवारुल हक काकड़ हैं, उन्होंने ये कहा कि बलूचिस्तान में इस वक्त अगर तेल की दरामद, ईरानी तेल की दरामद बंद हो गई तो हमारी जो सूबाई क़यादत है वो बराह रास्त उनकी मजदूरी जो है वो मुतासर होगी। और फिर उन्होंने ये बात की कि जो एक रात में अहम लोग 5 करोड़ रुपए जो है वो इकट्ठे करते हैं। फिर उन्होंने FBR की तरफ इशारा करके कहा कि FBR एक रात में 5 करोड़ इकट्ठे नहीं करता, वजारत ख़जाना नहीं करती, लेकिन बलूचिस्तान में अहम लोग जो है वो एक रात में 5 करोड़ रुपए इकट्ठा करते हैं। और इसी तरह दिनेश कुमार ने यह कहा कि अगर ईरानी तेल की दरामद की इजाज़त दी जाए तो पाकिस्तान का एक तो जो इम्पोर्ट बिल है वो कम हो जाएगा और दूसरा पाकिस्तान के अंदर जो पेट्रोल की कीमत है वो 150 रुपये फ़ी लीटर हो जाएगी। और उन्होंने ये भी कहा कि इस वक्त जो दरामदी बिल के हवाले से बात की जा रही है, डॉलर्स की कमी की बात की जा रही है, तो इससे भी जो है वो वाज़ेह फ़र्क पड़ेगा और डॉलर की जो कमी है वो भी नहीं होगी। लेकिन हम ये देखते हैं कि आज जो सेनेटर डॉक्टर आयशा गौस पाशा जो कि वज़ीर मुमलिकत बराए ख़जाना है, उन्होंने आज कमेटी को डॉलर के हवाले से बताया कि डॉलर का जो रेट है वो बढ़ रहा है, उसकी वजूहात बताई। और उन्होंने कहा कि अमेरिका में इस वक्त इन्फ्लेशन ज़्यादा है, अमेरिका ने जो है वो शरह सूद में इजाफा किया है, जिसकी वजह से दुनिया की तमाम करेंसीज डीवैल्यू हुई हैं डॉलर के मुकाबले में। लेकिन पाकिस्तान की जो इकॉनमी है वो जो है वो इससे सफ़र हो रही है बहुत ज़्यादा। और पूरी दुनिया में अगर हम देखें तो जो डॉलर के मुकाबले में दूसरी करेंसीज की शरह इतनी तेज़ी से कम नहीं हुई जितनी पाकिस्तानी रुपए की बेकदरी हुई है। और ये सवालात हुए हैं। और सेनेट की कायमा कमेटी बराए ख़जाना में जो है वो आज जब डॉलर पर बात हो रही थी तो डॉलर पर सेनेटर मोहसिन अजीज़ जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सेनेटर हैं, उन्होंने कहा कि वज़ीर ख़जाना जो वज़ीर मुमलिकत बराए ख़जाना उस वक्त तक इजलास में नहीं आई थी, तो उन्होंने कहा जब आ जाएँ तो वो इस पर हमें ब्रीफिंग दें। लेकिन जो सेनेटर सादिया अब्बासी हैं जो जिनका ताल्लुक मुस्लिम यहाँ जो चीज़ें आप बता रहे हैं उमर हयात, वो खाकान अब्बासी की जो बहन है, संजीदगी का मामला जो है वो शायद उस तरह वो नज़र भी नहीं आ रहा। मैं वक्त भी ख़त्म हुआ है, बहुत शुक्रिया। हमारे नुमाइंदे इस वक्त हमारे साथ मौजूद थे। मुदस्सिर इकबाल को इजाज़त दीजिए प्रोग्राम से। अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।